शूट आउट एट वडाला और शूट आउट एट लोखंडवाला उन दो गैंगस्टर्स के जीवन और एनकाउंटर पर आधारित फिल्में हैं जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी खटक रहे थे। एक समय में इन दो गैंगस्टर्स ने मुंबई में अपना खौफ फैला रखा था। वैसे तो ये दोनों एक साधारण परिवार से थे और पढ़े लिखे नौजवान थे, लेकिन इनके खूंखार आतंक से मुंबई वासी इतना परेशान थे कि मुंबई पुलिस को इन दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन्स का एनकाउंटर करना पड़ा। एक 38 तो एक मात्र 25 की उम्र में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। उन्नीस से 1990 तक के दशकों में राज करने वाला पठान गैंग का नेता अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला ने जब इस गैंगस्टर के कुख्यात आतंक के बारे में सुना, तब उसने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम को मरवाने के लिए इसका सहारा लिया। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो भाई की मौत के बाद से दाऊद भी इस डॉन से डरने लगा था। कहा जाता है कि इसके एनकाउंटर के बाद दाऊद ने भी राहत की सांस ली थी। अपने शैतानी दिमाग और खतरनाक प्लानिंग से सबको परेशान करने वाला यह डॉन जेल में भी शांति से नहीं रहा। उसने जेल में रहकर भी पुलिस के नाक में दम कर रखा था। 8 अगस्त 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव में जन्मा ये अंडरवर्ल्ड डॉन मान्या सुर्वे था, जिसका असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। अपने माता पिता के साथ 1952 में ये मुंबई आया था। मुंबई में उसका परिवार कई सालों तक लोअर परेल चौक में रहता था। मान्य सुर्वे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, इसलिए वो मुंबई का पहला हिंदू और पढ़ा लिखा ग्रेजुएट डॉन के नाम से जाना जाता था। मान्य सुर्वे अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। ये खूंखार अपराधी उन दिनों दाऊद इब्राहिम से कई गुना ज्यादा ताकतवर डॉन के रूप में जाना जाता था। मान्य सुर्वे द्वारा दाऊद के भाई शब्बीर को मौत के घाट उतारने के बाद महाराष्ट्र का हर बड़ा गैंग मान्य सुर्वे से सहायता लेने आता था। मान्य सुर्वे को इस खूंखार दुनिया में लाने का श्रेय उसके सौतेले भाई भार्गव दादा और सुमित देसाई को जाता है, जो पहले से ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कनेक्टेड थे और मुंबई के दादर के अगर बाजार में अपना दबदबा बनाए हुए थे। इनके साथ जुड़ने के बाद मान्य सुर्वे ने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को भी साथ में लेकर अपना एक गैंग बना लिया। कुछ दिनों बाद इस गैंग में 2 विश्वास पात्र, धारावी का रहने वाला शेख मुनीर और डोबीवली का रहने वाला विष्णु को भी शामिल किया गया। 1980 में उदय नाम का खूंखार गैंगस्टर भी मान्य सुर्वे के साथ आ गया। 1969 में एक दांडेकर नाम के व्यक्ति को जान से मारने के लिए मान्य सुर्वे ने अपने भाई भार्गव दादा का साथ दिया था। इसके बाद मान्य सुर्वे, भार्गव दादा और उसके एक साथी को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया गया था। मुंबई की एक जेल में मान्या के काफ़ी दुश्मन थे, इसलिए उसको यरवदा जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन इस जेल में भी वो अपने दुश्मनों के साथ मारपीट करता और छुड़ाने वाले लोगों को, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी मारता था। मान्य सुर्वे जेल में भी अपने आतंकी रणनीति का पालन करता रहा, जिससे परेशान होकर मान्य सुर्वे को मुंबई पुलिस द्वारा रत्नागिरी जेल में भेजा गया। इससे नाराज होकर मान्य ने भूख हड़ताल का पैंतरा अपनाया और तब उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ से पुलिस को चकमा देकर वो भाग निकला। 9 साल के करीब जेल में रहने के बाद अब मान्य सुर्वे ने फिर से मुंबई पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने 5 अप्रैल 1980 को 5700 रुपये के लिए एम्बेसडर कार चोरी की और खूंखार अपराध के सफर को रीस्टार्ट किया। उसके बाद उसने पुलिस के एक कांस्टेबल को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद कैनरा बैंक में लगभग 1.5 लाख की लूट की। चोरी डकैती से शुरुआत करने वाला यह डॉन अब धीरे धीरे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। अब उसने नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग में हाथ लगाना शुरू किया। मान्य सुर्वे का आतंक दिन ब दिन बढ़ने लगा था, इसलिए पुलिस ने मान्य सुर्वे के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत एक एक करके
मान्य सुर्वे के गैंग के आदमी को पकड़ना था। 22 जून 1981 को मुंबई पुलिस ने इस ऑपरेशन में अपनी पहली सफलता हासिल करते हुए शेख मुनीर और फिर दयानंद और परशुराम को गिरफ्तार किया। फिर मान्या के एक करीबी उदय को भी पकड़ा। मान्य सुर्वे के लोगों का पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मुंबई शहर के लोगों के अलावा दाऊद इब्राहिम के साथ साथ अन्य दूसरे गैंग भी मान्य सुर्वे की मौत का इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने उस दिन राहत की सांस ली जब 11 जनवरी 1982 की सुबह टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने वडाला आए मान्य सुर्वे की छाती पर पुलिस के 2 सिपाही राजा तांबत और इशाक बागवान ने 5 गोलियां चला दी। इससे मान्य सुर्वे वहीं धराशायी हो गया। हालांकि मान्य ने भी फायरिंग करने के लिए अपनी बंदूक निकाली थी, लेकिन बंदूक चलाने का मौका भी उसे नहीं मिल पाया और इस तरह मान्य सुर्वे के दहशत का अंत हुआ। इस एनकाउंटर को शूट आउट एट वडाला के नाम से जाना गया। मान्य सुर्वे की कहानी 2013 में रिलीज हुई फिल्म शूट आउट एट वडाला में दिखाई है, जिसमें जॉन इब्राहिम ने मान्य सुर्वे का किरदार निभाया है। पहले अशोक जोशी गैंगस्टर के साथ, फिर छोटा राजन की पनाह में और फिर दाऊद के लिए काम करने वाला ये माफिया अपना रुतबा और खौफ बनाते हुए बहुत जल्दी खतरनाक डॉन के रूप में आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए उसने मुंबई में मनचाही दहशत फैलाने शुरू कर दी। हालांकि वो काम तो दाऊद के लिए कर रहा था, लेकिन खुद को धाकड़ साबित करने के आड़ में वो मासूमों को भी बेवजह मारता था। कुल 6 भाई बहनों के बीच पला बड़ा और मुंबई के एक नामी कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद भी उसने जुर्म की दुनिया में अपना करियर बनाया। ये पढ़ा लिखा गैंगस्टर था माया डोलस। माया डोलस का जन्म 15 अक्टूबर 1986 में प्रतीक्षा नगर मुंबई में हुआ था। इसका असली नाम महेंद्रा डोलस था। इसके पिता का नाम विठोबा और मां का नाम रत्ना प्रभा। 1980 के दशक में माया ने गैंगस्टर अशोक जोशी की गैंग को ज्वाइन किया। अशोक जोशी मुंबई के कांजूर मार्ग का सक्रिय गैंगस्टर था। अशोक जोशी जबरन वसूली का रैकेट चलाता था और भाईखला कंपनी से संबंध रखता था। जोशी गैंगस्टर 1988 को पनवेल में हुए गोलीबारी में मारा गया। कई रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर यह काम किया गया था। अशोक जोशी की मौत के बाद माया डोलस पहले छोटा राजन के पनाह में आया और फिर छोटा राजन ने उसे दाऊद से मिलवाया। यहीं से वह दाऊद की टी कंपनी के लिए काम करने लग गया था। दाऊद की नज़रों में माया डोलस तब खास आदमी बन गया जब उसने 1989 में दाऊद के कट्टर दुश्मन अरुण गवली के भाई पापा गवली का मर्डर कर दिया था। दाऊद अब अपने खास कामों के लिए माया डोलस को ही हायर करने लग गया था। इससे माया को खुद पर बहुत घमंड हो गया था और अब वो मुंबई पर राज करने का सपना देखने लग गया था। अब वो अपनी मर्जी से बिल्डरों को धमकाता और फिर उनसे फिरौती वसूल करने लगा था। दाऊद के करीबी रहे कई बिल्डरों ने दाऊद से माया डोलस की शिकायत की। दाऊद ने माया को बिल्डरों के साथ ऐसा करने से मना किया, लेकिन माया डोलस किसी को भी सुनने वालों में से नहीं था। अब वो बहुत खूंखार प्रवृत्ति का हो गया था, जिसके कारण दाऊद को भी वो चुभने लगा था। लेकिन दाऊद सीधे उस पर हमला करता तो शायद दाऊद की डी कंपनी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती, क्योंकि डी कंपनी के बहुत लोगों का समर्थन माया के साथ में भी था। माया डोलस को लोग अब माया भाई के नाम से जानने लगे थे। 90 के दशक में माया भाई का खौफ हर जुमा पर दिखने लग गया था। इसी दौरान 1991 में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में तत्कालीन एटीएस प्रमुख आफ्ताब अहमद और उनकी विशेष पुलिस दल ने माया डोलस के फ्लैट को चारों ओर से घेरने के बाद फ्लैट के अंदर दस्तक दी और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान फ्लैट में माया डोलस, दिलीप बुआ के साथ 6 और साथी मौजूद थे। माया और उसके साथी कुछ समझ पाते, इतना वक्त ही नहीं था उनके पास। पुलिस की गोलियों के जवाब में माया और उसके साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी और लगभग 2 घंटे चली इस मुठभेड़ का जब अंत हुआ तो एक तरफ गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी थे तो दूसरी ओर उन माफियाओं की लाशें पड़ी थी।
इस घटना को शूट आउट एट लोखंडवाला एनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। इंडिया टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार इस एनकाउंटर में अनिल कूपचंदानी, गोपाल पुजारी, संभाजी सावदे, राजू नाडकर्णी, अनिल पवार, दिलीप बुआ के साथ माया डोलस भी मारा गया था। पुलिस एनकाउंटर की भेद चढ़ने के बाद माया डोलस के साथ साथ उसके उस सपने का भी अंत हो गया जो उसने मुंबई पर राज करने का देखा था। कई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि माया डोलस के लोखंडवाला में होने की खबर भी पुलिस को दाऊद द्वारा ही लीक की गई थी, क्योंकि माया डोलस अब दाऊद को भी खटक रहा था। लोखंडवाला की इस घटना को बयां करते माया डोलस की कहानी पर बॉलीवुड में 2007 में एक फिल्म आई, शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में माया के किरदार को विवेक ओबराय ने निभाया था, लेकिन इस फिल्म में माया की छवि को खराब करने की बात करते हुए माया डोलस की मां ने कोर्ट की ओर रुख किया था, जिसके कारण माया डोलस की जिंदगी के साथ साथ उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी काफी विवादों में रही। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को विवादित किरदारों पर फिर से कार्य करने का आदेश दिया। इसके बाद फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म को काल्पनिक का दर्जा देते हुए फिल्म को रिलीज किया गया। इस फिल्म को काफी लोगों ने पसंद किया। इस तरह मुंबई पुलिस की समझदारी और साहस से 2 गैंगस्टर्स का अंत हुआ और खूंखार अपराधियों के लिए एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ।